हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। तो हमने अभी तक बहुत ही अच्छे से इंडिपेंडेंस तक की कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा। आज हम शुरू कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। फाइन। सो आज का लेक्चर इट हैज टू बी इंट्रोडक्टरी बिकॉज आपको समझ आना चाहिए द प्लानिंग प्रोसेस। फाइन, वो क्या थे, वो प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं। फाइन, फिर उसमें हमने कोऑपरेटिव्स को क्या जगह दी, क्या वाइटल रोल दिया, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। फाइन। अब देखिए 1947 में 1947 में इंडिया आजाद होता है, भारत आजाद होता है। तो ऐसी डेवलपमेंट के बाद जब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, अब किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट को चलाने के लिए, बिकॉज हमने एक ब्रिटिश गवर्नमेंट देखी थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा था वहां पर रूल ऑफ लॉ चलता है। फाइन, यानी आपके पास लॉ होना चाहिए जो एक सॉवरेन अथॉरिटी ऊपर बनाती है। उसी लॉ के हिसाब से जमीन पर जो बाशिंदे हैं, जमीन पर जो डेवलपमेंट्स होंगी, जमीन पर जो एक्टिविटीज होंगी, उसी लॉ के हिसाब से एक्टिविटीज को गवर्न किया जाएगा। फाइन। अब हमारे पास हमने ऑलरेडी ये मॉडल देखा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और हमने उस वक्त 1947 में जब हम आजाद हुए तो हमें एहसास हुआ कि हमारे अंदर भी यानी इंडिया के ऊपर भी एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो पूरे इंडिया में सारी एक्टिविटीज को गवर्न कर सके, जिसके हिसाब से हम चलेंगे। ये हमारा सेट ऑफ लॉज है जिसके हिसाब से हम अपने आप को गवर्न करेंगे। फाइन। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की जाती है, उसको बताया जाता है कि आप एक ऐसा लॉ, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बना के दीजिए जिसके हिसाब से पूरे इंडिया उस पर काम करेगा। फाइन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है जिसपे B.R. अम्बेडकर उसके चीफ होते हैं। तो B.R. अम्बेडकर दुनिया भर से 200 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़कर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं। फिर उस पर डिस्कशंस होते हैं उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर कहते हैं कि फलां चीज डालनी चाहिए, फलां चीज निकालनी चाहिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आती है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है पॉलिटी का, और ये आपको मिलेगा पहले ही चैप्टर में। जो लक्ष्मीकांत बुक है, M. लक्ष्मीकांत बुक आती है पॉलिटी की, उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है पहले ही चैप्टर में कि आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जिसके हिसाब से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई। उसके बाद सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर आपको यह भी बताया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, उसके लिए कौन कौन सी चीज हमने कहां कहां से उठाई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी ये उसकी एक तरीके से क्रिटिसिज्म है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाता है कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हमने 200 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़कर जो वहां पर सबसे अच्छी चीजें थी वो उठाकर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए, उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप वो बुक पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी के लिए वो इंपॉर्टेंट है। आपकी पॉलिटी में जो तीसरी लाइन है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, वो आपको वहां से ही पढ़ना है। तो लक्ष्मीकांत में आपको चैप्टर वाइज दिया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, फिर धीरे धीरे बोला जाएगा हमारा सिस्टम क्या है, क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नर क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, आपकी लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉज कैसे बनाई जाती है। फाइन। तो आपका इलेक्शन कमीशन क्या है, आपके अलग अलग जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, ये सारी चीजें बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस में उस बुक में कवर कर दिया है। आपको बस एक थॉरो रीडिंग करनी है उसकी, आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में सब समझ आएगा। अगर समझ नहीं आया तो पॉलिटी के टीचर हैं ही आपके पास, वो आपको उसमें जो भी सिलेबस में है वो कवर करा लेंगे। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें फंडामेंटल राइट्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स है जो हमें अपने सिटीजन्स को देने पड़ेंगे, जो कोई भी इन सिटीजन से नहीं ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही आपको राइट बोलूंगा, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ में ये चीजें बताई गई है कि आप किसी की भी जान नहीं ले सकते हो। ये स्टेट को बताया जाता है, फाइन, ये गवर्नमेंट को बताया जाता है किसी की भी जान नहीं ले सकते आप, अनलेस की कोई अलग चीजें हो, उसमें एग्जेम्पशंस भी होती है, पर ये आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस है। उसमें बहुत अलग अलग राइट्स है जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका एक फंडामेंटल राइट है।
नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग चैप्टर खोला गया फंडामेंटल राइट्स का, कि हमें अपने सिटीजन्स को कौन से राइट्स देने हैं। उसके बाद एक और चीज उसमें डाली गई कि चलिए सिटीजन्स का तो ये राइट है, स्टेट को बताया जाएगा, यानी गवर्नमेंट को बताया जाएगा कि आपको किस हिसाब से चलना है। आपको डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं कि आप कैसे अपनी गवर्नेंस आगे बढ़ाएंगे, आप कैसे गवर्न करोगे, आपको क्या करना चाहिए। तो एक तो हो गया फंडामेंटल राइट, दूसरा हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हम डीपीएसपी कहते हैं। तो स्टेट को बताया जा रहा है कि आपके क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए, आपको डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं कि ये आपके प्रिंसिपल्स, इसके हिसाब से चलना है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट बाउंड, आपके स्टेट को जरूरी नहीं कि सबके सब अप्लाई करें, धीरे धीरे वो एक एक करके अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो एक तो हमने अपने सिटीजन्स को राइट्स दे दिए, उसके बाद स्टेट को भी बोला कि भाई डीपीएसपी के हिसाब से चलना है, जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रहे हैं उसके हिसाब से चलना है। उसके बाद हमने कुछ कहा कि ये सिटीजन जो है, जिसको हमने इतने राइट्स दिए, इससे हम चाहते हैं कि इसकी कुछ ड्यूटीज भी हो, इसकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो ये ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने सोवियत यूनियन से लिया, बिकॉज वहां पे सोशलिज्म का सिस्टम चल रहा था और उसी को हमने यहां पर एक्वायर किया, क्योंकि सोशलिज्म का वर्ड आपके प्रियम्बल में ही लिखा गया है। प्रियम्बल यानी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आपका प्रियम्बल आता है, जिसमें कहा जाता है कि आई सॉलमली रिजॉल्व कि टू मेक इंडिया अ रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर कंट्री वगैरह वगैरह वगैरह, वो लिखा हुआ है उसमें। तो प्रियम्बल में सोशलिज्म वर्ड लिखा गया है। तो सोशलिज्म आपके कहां पर था? यूएसएसआर में। कैपिटलिज्म कहां पर था? यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आपका सोशलिज्म जब एक्वायर किया जाता है, उसमें हमने ये भी एक्वायर किया कि सोशलिस्ट कंट्रीज में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, यानी सिटीजन्स के पास उनकी ड्यूटी होती है कि उनको फला फला चीजें करनी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट भी हमने लिया, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। अब ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसने प्री इंडिपेंडेंस एरा में कोऑपरेटिव मूवमेंट जब इतनी फ्लरिश हो रही थी, इतने लोगों को रोजगार दे रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में ना लिखा हो? तो हमने वही देखा। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 39 क्या है? यह स्टेट को बताया जा रहा है, यह डीपीएसपी है, यह स्टेट को बताया जा रहा है कि आप इस इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होने देंगे। तो आर्टिकल 39 में बताया जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए इंडिया के अंदर। यह गवर्नमेंट को बताया जा रहा है, स्टेट को डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं। देयर शुड नॉट बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। मींस ऑफ प्रोडक्शन यानी जिसके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन करेगा, वही पैसे कमाएगा, वही हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होना। तो वेल्थ जो है एक ही जगह है, एक ही एलीट क्लास में है, एक ही क्लास में वेल्थ सर्कुलेट हो रही है। गरीब का गरीब ही रह रहा है, गरीब तो गरीब और हो रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। रिच और पुअर के बीच में जो डिवाइड है वो कम होना चाहिए। फाइन। तो आर्टिकल 39 में क्या दिया गया है? 39 में दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भाई नहीं होना चाहिए इंडिया में। फाइन। सो दैट इज अ डायरेक्टिव गिवन टू द स्टेट। उसके बाद देयर इज एन आर्टिकल जो एक फंडामेंटल राइट दिया गया लोगों को। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19(1)(c) में यह बताया गया है लोगों को कि आपके पास ये राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म एसोसिएशंस, कि आप एसोसिएशन बना सकते हो। आप पर कोई उसमें आपका ये राइट है, बाय मेयरली बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, आपके पास ये राइट है कि आप एसोसिएशंस बना सकते हो। आपको कोऑपरेटिव एसोसिएशन बनानी है, आप बना सकते हो। ये आपका राइट है, आपको राइट हम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि कोऑपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट, एसोसिएशंस का कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये सही ऑप्शन है। तो आर्टिकल 19(1)(c) में क्लियरली दिया गया यू हैव अ राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। फाइन। तो एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट है, हमारे पास ये, हमें अधिकार दिया गया कि आप जो है बना सकते हो एसोसिएशंस। फाइन। उसके बाद आर्टिकल 43 में, यानी ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अब हमने एसोसिएशंस बनानी, हमने कोऑपरेटिव्स बना ली। अब स्टेट को बताया जा रहा है आर्टिकल 43 में, स्टेट को बताया जा रहा है कि ये जो एसोसिएशंस बन गई है, ये जो कोऑपरेटिव्स बन गई है,
आपको इनको प्रमोट करना पड़ेगा रूरल इंडिया में। अब याद करो, मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन, मेजॉरिटी कोऑपरेटिव्स रूरल कोऑपरेटिव्स। तो रूरल कोऑपरेटिव्स में मेजॉरिटी आपकी कोऑपरेटिव एसोसिएशंस बनेंगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बताया जा रहा है द स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेटिव्स इन रूरल इंडिया। नाउ दिस इज द ब्रीफ बैकग्राउंड। जैसे ही हम आजाद हुए, हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल दिया है। आर्टिकल 19(1)(c) में फंडामेंटल राइट के हिसाब से हम एसोसिएशंस बना सकते हैं और उन एसोसिएशंस, उन कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने का डायरेक्टिव भी दिया जा रहा है स्टेट को कि आपको इनको प्रमोट करना है। अब इसी के हिसाब से हमने कहा कि अब इंडिया में नो डाउट कोऑपरेटिव्स के हिसाब से चलना है, पर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। फाइन, अब इंडिया एक डेमोक्रेसी है, नो डाउट अबाउट इट, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सो कॉल्ड। फाइन, अब हमारे इंडिया में इंडिया में हमें अब डेमोक्रेसी चलानी है। अब डेमोक्रेसी में आप कैसे चल सकते हैं? आपके पास अलग अलग तरीके हैं। क्या आप सीधे ही चलेंगे जैसे कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में होता है? वहां भी तो डेमोक्रेसीज है, वो मार्केट डेमोक्रेसीज है, वहां पे मार्केट के हिसाब से काम होता है। यानी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है हमें क्या करना है क्या नहीं करना, मार्केट खुद डिसाइड करता है। जिस चीज की डिमांड होगी उसी चीज को सप्लाई किया जाएगा। आप इकोनॉमी के लेक्चर्स देख रहे होंगे, आपको समझ आएगा, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में ये चीज़ें कवर की है इकोनॉमी वाले लेक्चर्स में। अभी तो आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है उसमें। वहीं धीरे धीरे आप देखेंगे आगे जब मैं उसमें पढ़ाऊंगा कि कैसे हमने प्लानिंग इंडिया में शुरू की, हमने क्यों प्लानिंग इंडिया में शुरू की, प्लानिंग कहाँ से पहले शुरू हुई थी, मैंने सब उसमें डिटेल में कवर करना है। फाइन, अब आप देखिए, अब हमने ये देखा कि इंडिया अब आज़ाद होता है और इंडिया डेमोक्रेसी बन गई, लेकिन इंडिया ने देखा कि हमारे लिए जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है, जहां पर मार्केट सिस्टम चलता है, डिमांड और सप्लाई पे काम होती है, उसके हिसाब से हम नहीं चल सकते, क्योंकि मार्केट इकोनॉमीज में प्राइवेट प्लेयर्स काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर काम करता है, और इंडिया में उतना प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग नहीं था। तो हमने कहा कि हमें सोशलिज्म एक्वायर करना पड़ेगा, जो यूएसएसआर में था। अब देखिए, दुनिया के दो हिस्से हो गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यूएस और यूएसएसआर। तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटलिस्ट मॉडल अडॉप्ट नहीं किया, तो हमने यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया, उसमें थोड़े चेंजेस करके इंडिया में शुरू कर लिया। तो जो सोशलिज्म यूएसएसआर में था, यानी रशिया में था, वो ही सोशलिज्म इंडिया में हमने नहीं लिया, बल्कि उस सोशलिज्म से कुछ आइडियाज लेकर इंडिया का अपना सोशलिज्म है, जिसको हम मार्केट सोशलिज्म कहते हैं। क्योंकि इंडिया के सोशलिज्म में प्राइवेट प्लेयर भी है और पब्लिक भी है, यानी गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी है। कैपिटलिस्ट में सिर्फ प्राइवेट होता है, सोशलिस्ट में सिर्फ पब्लिक होती है, यानी गवर्नमेंट होती है। मिक्स्ड इकोनॉमीज में पब्लिक और प्राइवेट दोनों होते हैं। तो इंडिया एक मार्केट सोशलिस्ट कंट्री बनी, यानी इंडिया में मार्केट भी था, प्राइवेट प्लेस भी काम कर रहे थे, और सोशलिज्म भी था, गवर्नमेंट का भी काम था। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया इंडिया। अब इस मिक्स्ड इकोनॉमी को चलाने के लिए आपने कहा कि हमें एक प्लान के हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था यूएसएसआर में, सोवियत में, उन्होंने प्लानिंग की जब शुरू की, क्योंकि मेजॉरिटी नेशनल प्लानिंग वहीं से शुरू हुई है, सोवियत यूनियन से। तो सोवियत यूनियन ने जब प्लानिंग शुरू की बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद, यानी रशियन रेवोल्यूशन के बाद, वहां पर प्लानिंग की शुरुआत होती है, और स्टालिन 1928 में पहला प्लान बनाता है, द गॉस प्लान। द गॉस प्लान, GOSPLAN, ये आपको इकोनॉमी में मिल जाएगा। फाइन, तो आपने क्या देखा कि स्टालिन रशिया के अंदर पहला प्लान शुरू करता है 6 साल के लिए, कहता है 6 साल में यह अचीव करना है। फाइन, उसमें वो थीम रखता है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे रशिया के अंदर हम। तो हमने देखा 6 साल के अंदर उन्होंने क्या कमाल की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, किस रेट पे एक्सपेंशन हुई इंडस्ट्रीज की। तो हमें लगा कि यूएसएसआर के अंदर जो प्लानिंग हो रही है, वही प्लानिंग हमें इंडिया में शुरू करनी चाहिए। हमने प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ही, यानी 1947 से पहले ही, बहुत सारे प्रपोजल्स दिए थे गवर्नमेंट को कि आप प्लानिंग की शुरुआत कीजिए इंडिया में। दादा भाई नौरोजी ने किया, MN रॉय ने दिया था, M विश्वेश्वरैया ने दिया था। फाइन, ऐसे ही आपका विश्वेश्वरैया प्लान है, द कांग्रेस प्लान है, बॉम्बे प्लान है, FICCI प्रपोजल है। ये बहुत सारे प्रपोजल्स दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्लानिंग करने के लिए, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट मार्केट इकोनॉमी है, फाइन, वहां पर मार्केट सिस्टम चलता है।
और हम उसको प्लानिंग करा रहे हैं। प्लानिंग कहां होती है? प्लानिंग यूएसएसआर में होती है, जो एक सोशलिस्ट कंट्री है। तो उन्होंने तो उसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इंडिया जैसे ही आजाद हुआ हमने प्लानिंग शुरू की। तो हमने कहा एक प्लानिंग को इस लार्ज लेवल पर, इंडिया के लेवल पर शुरू करने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी बॉडी होनी चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए फाइन, जो ये पूरी प्लानिंग के प्रोसेस को संभालेगा। तो हमने प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन आता है और 1951 में पहला प्लान शुरू होता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो हम कहते हैं कि हम 5-5 साल का प्लान बनाएंगे। अब 5-5 साल का प्लान बनाया जाएगा, जिसमें हमारे कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हमें इस 5 साल में क्या करना है। क्या हमें एग्रीकल्चर में कितना डालना है, इंडस्ट्रीज में कितना डालना है, सर्विस सेक्टर में कितना डालना है, कितना नेशनल इनकम, कितनी ग्रोथ टारगेट कर रहे हो, कितनी अचीव कर रहे हो, उसके हिसाब से चलेगा प्रोसेस। फाइन। जिसको समझ नहीं आ रहा है, ये डिटेल में इकोनॉमी में मिल जाएगा आपको। मैं कॉपरेटिव्स पढ़ा रहा हूं, उसके लिए मुझे ये बैकग्राउंड देना जरूरी है। फाइन। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमने प्लानिंग शुरू कर ली। तो प्लानिंग शुरू करने के बाद एक बॉडी होनी चाहिए थी, तो बॉडी भी बना ली, प्लानिंग कमीशन बना ली। तो प्लानिंग कमीशन बनता है 1950 में और पहला प्लान शुरू होता है 1951 में। 5 साल का प्लान बनेगा 51 से 56। इस 5 साल के प्लान में सीधे बताया जाएगा इसकी थीम ये है, ये हमें करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद और एक 5 साल का प्लान, फिर और एक 5 साल का प्लान। ऐसे ही करते करते हम प्लानिंग करते करते आज तक हमने 12 प्लान्स बनाए, 5 ईयर प्लान्स। तो 12 5 ईयर प्लान्स 2017 तक थे। 2017 के बाद प्लानिंग हमने प्रोसेस ही बंद कर दिया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग शुरू हो गया। अब हम प्लानिंग नहीं करते, 5 साल वाले प्लान अब हमने बंद कर दिया। फाइन। तो वो क्यों हुआ, वो इकोनॉमी में मिल जाएगा आपको। फिलहाल के लिए जब हमने प्लानिंग शुरू की 1951 में, अब ये हमारा पहला प्लान था। अब इस पहले प्लान में आपको इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। अब आप कोऑपरेटिव्स कैसे भूल सकते हो? कोऑपरेटिव मूवमेंट तो बहुत बड़ी चीज है, तो हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया। तो हर 5 ईयर प्लान में कुछ ना कुछ हुआ है कोऑपरेटिव मूवमेंट को, जिसने हेल्प किया कोऑपरेटिव मूवमेंट को और एक्सपैंड करने के लिए, और उनको स्पेस दी काम करने के लिए, उनके लिए चीजें आसान बनाई, लॉज को चेंज किया, नए लॉज लेकर आए, नई कमिटीज लेकर आए, नए फंड्स बनाकर आए। स्टेट को कहा कि इनको हेल्प करो, उसमें कहा कि उसको पार्टिसिपेट करो। तो अलग अलग चीजें करी गई कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, बिकॉज हमने देखा है कोऑपरेटिव मूवमेंट से कितनी ज्यादा रोजगार मिला है रूरल इंडिया में। फाइन। तो ऐसे सिस्टम में हमने हर 5 ईयर प्लान में पढ़ना है कोऑपरेटिव मूवमेंट में कौन कौन सी चीज, कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें की गई। खास तौर पर आपको याद रखना है कौन सी चीजें, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कमिटीज बनाई गई, किस साल में बनाई गई, कौन से 5 ईयर प्लान में कौन सी कमिटी थी, वो आपको याद रखना पड़ेगा। फाइन। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इसका पेपर कहां मिलेगा, ARCS का, बिकॉज वी डू नॉट हैव पेपर। जो पेपर है वो बहुत पुराना है, तो उसका वो रेलिवेंट नहीं है आज के हिसाब से। तो आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जिसको देखकर आप बोलेंगे कि हम इस हिसाब से पढ़ेंगे, बिकॉज उसके लिए पेपर नहीं है आपके पास। तो आप पढ़िए, मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। मैं जितना पढ़ा रहा हूं आपको, मैं मल्टीपल सोर्सेज, ऑलमोस्ट 8 से 10 सोर्सेज को कंसल्ट करके मैं कंपाइलेशन देता हूं आपको आसान लैंग्वेज में। और उसके अलावा आपको जितना मटेरियल मिल सकता है आप उसमें उसको ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोऑपरेटिव्स पर ही फोकस नहीं करना है, बाकी के सब्जेक्ट्स भी है, वो भी याद रखना। फाइन। तो अब हम देखेंगे पहला 5 ईयर प्लान, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई, फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई। आज हम 2 प्लान ही करेंगे, फिर कल से थर्ड 5 ईयर प्लान, 4th 5th 6th 7th, ऐसे करते करते 12 5 ईयर प्लान है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू होता है 1951 से 56 तक। ओके। इसी 5 ईयर प्लान में ये कहा जाता है, इस प्लान में ये कहा जाता है cooperation is the only instrument to implement economic programs of democratic India। तो प्लान में ये कैटेगोरिकली मानी जाती है बात कि अगर हमें इंडिया के अंदर प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना है, प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास कोऑपरेशन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही आपके प्लान्स को इंप्लीमेंट करके लोगों तक पहुंचाएगी। तो ये चीजें पहले ही 5 ईयर प्लान में कंसिडर की जाती है। कोऑपरेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट टू इंप्लीमेंट द इकोनॉमिक प्रोग्राम्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। द फर्स्ट, पहली ही चीज ये, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। फाइन। और इस पर्टिकुलर प्लान में, पहले 5 ईयर प्लान में
कमाल की इंपॉर्टेंस मिलती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव मूवमेंट को, कोऑपरेटिव सेक्टर को। प्राइम इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू कोऑपरेटिव सेक्टर। अब इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सिर्फ लफ्जों में ही नहीं देनी है, कुछ करके देना है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि पहले ही 5 ईयर प्लान में हमने AIRCS बना लिया। अब AIRCS क्या है? ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। तो पूरे इंडिया के अंदर रूरल एरिया में क्रेडिट सर्वे कमेटी बनाई गई। तो क्रेडिट सर्वे कमेटी क्रेडिट पर आपको डेटा गैदर करके देगी, उसको कुछ स्टडी करनी है, फाइन, क्योंकि ये सर्वे कमेटी है, इसको सर्वे करना है। सर्वे करने के लिए इस कमेटी ने 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 600 से ज्यादा विलेजेस को स्टडी किया, लाखों फार्मर्स से बात की और ये कुछ नतीजे लेकर आया और फिर कुछ रिकमेंडेशंस दी कि इस हिसाब से आपको कोऑपरेशन को अब चलाना है, क्योंकि अब इंडिया हमारे हाथ में है, हमें अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये कमेटी हमें क्या बोलती है? ये कमेटी कुछ हमें फाइंडिंग्स देती है, उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस देती है, फिर इसी रिकमेंडेशन के हिसाब से नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में स्टेप्स उठाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। तो AIRCS क्या कहता है आपको? AIRCS कहता है आपको कि जो आपका टोटल क्रेडिट है, जो आपका टोटल क्रेडिट यानी जितना कर्जा दिया जाता है रूरल इंडिया में, उसका सिर्फ 3.1% कोऑपरेटिव से आता है। Only 3.1% of the total credit is supplied by cooperatives। तो इसका मतलब क्या हो गया? यानी अभी भी हम ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स पर ही डिपेंडेंट है, अभी भी कोऑपरेटिव्स क्रेडिट सोसाइटीज जो हमने बनाई, अभी भी वहां से कर्जे नहीं जा रहे हैं लोगों तक। Only 3.1% of the total credit in the rural India comes from the cooperatives। तो जब ये रिपोर्ट पब्लिश होती है और रिपोर्ट का नाम है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट पे ही बनाई गई थी ना, तो रिपोर्ट पब्लिश होती है, रिपोर्ट का नाम है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ रूरल क्रेडिट। अब इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस दी। अब रिकमेंडेशन क्या है? सबसे पहली रिकमेंडेशन है कि अगर आपको रूरल क्रेडिट बढ़ाना है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को बढ़ाना है, उनका एक्सपेंशन करना है, उनकी इंप्लीमेंटेशन करनी है, लोगों तक पहुंचाना है, फाइन, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज से जो बेनिफिट है वो लोगों तक पहुंचाना है, उसके लिए उनको हेल्प की जरूरत है, उनको पार्टनरशिप की जरूरत है। और स्टेट को बताया जा रहा है रिकमेंडेशन में कि आप इसमें पार्टनरशिप करो। तो कमेटी रिकमेंडेशन दे रही है, अभी नहीं हुई पार्टनरशिप, रिकमेंडेशन है सिर्फ। तो स्टेट पार्टनरशिप की रिकमेंडेशन किसने दी? ऑल इंडिया रूरल कोऑपरेटिव रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। ओके, स्टेट पार्टनरशिप यानी गवर्नमेंट को बताया जा रहा है आपको, या पर्टिकुलर स्टेट को बताया जा रहा है, यू विल हैव टू पार्टनर विद द क्रेडिट सोसाइटी टू गिव देम द इंटरनल पुश। वो करने के लिए स्टेट पार्टनरशिप। सेकेंड इंपॉर्टेंट कहा गया कि आपने क्या देखा कि आपके क्रेडिट सोसाइटी से क्रेडिट नहीं जा रहा है लोगों तक, तो आपने कहा क्रेडिट को लिंक कर दो मार्केटिंग के साथ। तो क्रेडिट और मार्केटिंग एक हो गया। अब तो लिंकिंग ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग, ये रिकमेंडेशन दी इस कमेटी ने। तो कहा क्रेडिट सोसाइटीज का उतना इन्फ्लक्स नहीं है रूरल इंडिया में, लेट अस गिव देम क्रेडिट अलोंग विद मार्केटिंग सर्विसेज। तो हम उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, प्रमोट करेंगे, फाइन, दीज आर द मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो लिंकिंग ऑफ क्रेडिट विद मार्केटिंग, ये एक रिकमेंडेशन दी इसने। उसके बाद इन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो है, या ओवरऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो इंडिया में है, उनके पर्सनल को, यानी उसके जो मेंबर्स है, जो काम करते हैं वहां पर, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे चलाना है सिस्टम, क्योंकि अब इंडिया हमारे हाथ में है, अब हम कर सकते हैं उनके लिए कुछ। तो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी, ट्रेनिंग ऑफ कोऑपरेटिव पर्सनल। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने क्रॉप लोन सिस्टम शुरू करना चाहिए इंडिया में, यानी कोई क्रॉप उगाना चाहता है, उसको सीड्स चाहिए, उसको फर्टिलाइजर चाहिए, मन्योर चाहिए, उसको ये सब चीजें चाहिए, आप उसको लोन दो, क्रॉप लोन दो आप उसको। तो क्रॉप लोन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करो इंडिया में। इसकी वजह से क्रेडिट बढ़ेगा, इसका इन्फ्लक्स बढ़ेगा, लोगों की हेल्प होगी, पैसा पहुंचेगा, फाइन। उसके बाद लार्ज साइज्ड सोसाइटीज,
सोसाइटीज ये छोटी मोटी चिंटी की जितनी सोसाइटीज क्या काम करेंगी, आपको लार्ज साइज सोसाइटीज चाहिए, उसके लिए स्टेट हेल्प करेगा, फंड्स आएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन लार्ज साइज सोसाइटीज होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि एसबीआई, इस कमेटी ने कहा कि एसबीआई को एक फंड भी एस्टैब्लिश करना चाहिए इस पर्टिकुलर काम के लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक फंड भी बनाना चाहिए, इसके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिए। उसके बाद इफेक्टिव सुपरविजन होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में किसको क्रेडिट जा रहा है, किसको नहीं जा रहा है, क्या देखकर क्रेडिट दिया जा रहा है, फाइन, क्या वो क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, कहीं सब प्राइम तो नहीं है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो कर्जा वापस ही नहीं देगा। तो सुपरविजन होना चाहिए, इफेक्टिव सुपरविजन होना चाहिए इन सोसाइटीज का। उसके बाद जो जितना भी पैसा है, जितना भी पैसा आ गया, उसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। तो ऑडिट भी होना चाहिए इसका, और कुछ स्पेशल फंड्स भी बनाने चाहिए कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस बाय दिस कमिटी, और इन मेजॉरिटी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया जिसको हम कहते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड। तो इसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से एक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड बनाया गया, नोट्स में मिल जाएगा आपको, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड। ओके, अब ये बोर्ड बनाया जाता है, लेकिन इस बोर्ड को कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए हमने इससे पहले आरबीआई को इख्तियार दिया था। आप याद कीजिए वो वाला लेक्चर। तो आरबीआई बन गया था आपका 1935 में, आपका आरबीआई शुरू हो गया था, 34 में आरबीआई एक्ट बनता है। तो आरबीआई एक्ट में ये सारी चीजें दी गई थी कि कैसे काम करना है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन आपने नया अब बोर्ड बनाना है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड। अब इस बोर्ड को बनाने के लिए आपको आरबीआई एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी उसमें नई चीजें डालनी पड़ेगी, तब जाके ये बोर्ड काम कर पाएगा। तो हमने आरबीआई एक्ट 1934 को बदल के, चेंज करके, अमेंड करके, उससे कुछ पावर्स लेकर हमने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयर हाउसिंग बोर्ड को पावर्स दे दिए, ताकि वो एफिशिएंटली काम कर सके डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स के लिए। फाइन, सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ दीज रिकमेंडेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी। सो ये हुआ था आपका सबसे पहले इस 5 ईयर प्लान में। सो दिस वाज अ वाटरशेड डेवलपमेंट, यानी एक टर्निंग पॉइंट था ये जो कमिटी बनाई गई। इसकी वजह से एक नया हमें पिक्चर मिली कि इंडिया में क्या करना चाहिए। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू होता है 56 से 61। तो 1951 से 56 एक हो गया, फिर 56 से 61 आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू होता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में इन्हीं रिकमेंडेशंस के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान में प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी, AIRCS। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान में यह भी बताया गया कि हर विलेज में, हर फैमिली को कम से कम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। ठीक है, सो एवरी फैमिली इन एवरी विलेज मस्ट पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मेंबरशिप बढ़ेगी, फिर बड़ी भी वो हम यहां पे देखेंगे कितनी बड़ी। फाइन, उसके बाद इन्होंने ये भी कहा, जो यहां पर इन्होंने कहा था कि आपको रिकमेंडेशन दी गई थी कि क्रेडिट, यानी लिंकिंग ऑफ क्रेडिट विद मार्केटिंग, यानी क्रेडिट और नॉन क्रेडिट सोसाइटीज को उसको लिंक कर दो, इन सर्विसेज को लिंक करो। यही लिंकेज होती है सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जहां पर क्रेडिट एंड नॉन क्रेडिट सोसाइटीज को लिंक किया जाता है। So linking of credit and non-credit societies happened in the second 5 year plan, but it was recommended in the first 5 year plan. Okay? उसके बाद स्टेट पार्टनरशिप यहां रिकमेंडेशन दी गई, और स्टेट पार्टनरशिप यहां पे शुरू होती है, और स्टेट पार्टनरशिप को कहा जाता है कि आपको स्टेट पार्टनरशिप करनी है। स्टेट को बताया जा रहा है, उस पर्टिकुलर जगह को बताया जा रहा है, उस स्टेट को बताया जा रहा है कि आपको पार्टिसिपेट करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। कैसे पार्टिसिपेट करना है, आपको वहां से शेयर कैपिटल उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने एक फंड भी बनाया कि जहां स्टेट्स बोरो कर पैसे लेकर, उस फंड से पैसे लेकर स्टेट यानी इन कोऑपरेटिव्स में पैसा डाल सकती है। उस फंड को हम कहते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? ताकि स्टेट्स जो है वो बोरो कर सके, कहां पर इन्वेस्ट करने के लिए? कोऑपरेटिव्स में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। So it was for states to borrow for the share capital of non-credit societies. Non-credit societies.
ओके, तो हमने स्टेट पार्टनरशिप शुरू की, उसके लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड भी बनाया, लेकिन हमने ये साथ में कहा कि आपकी पार्टिसिपेशन है तो सही, लेकिन पार्टिसिपेशन में आपको फिर इंटरफेयर नहीं करना है। कोऑपरेटिव में कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, वो उसी हिसाब से चलेंगे, आपकी इंटरफेरेंस नहीं चलेगी। आपको असिस्टेंस करनी है, इंटरफेरेंस नहीं। आपको फैसिलिटेशन करनी है, आपको डिक्टेटरशिप नहीं चलानी है उस पर। तो स्टेट पार्टनरशिप के लिए फंड भी बनाया गया, उसको गाइडलाइन में यह भी बताया गया इट हैज टू बी फॉर असिस्टेंस एंड नॉट फॉर इंटरफेरेंस। उसके बाद एक और फंड बनाया गया, क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है ना कि अलग अलग स्पेशल फंड्स होने चाहिए, तो एक फंड बनाया जाता है नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड, जिसको हम कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस फंड। फाइन, तो ये एक ही फंड है, नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड बनाया जाता है, और इस फंड को भी हम 1934 के एक्ट के हिसाब से अमेंड करते हैं। फाइन, यानी 1934 का एक्ट जो था उसको अमेंड करके हमने ये फंड बनाया। ओके, उसके बाद आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रेजोल्यूशन आता है इसी 5 ईयर प्लान में। ये कब आता है? 1958 में। तो 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रेजोल्यूशन है, एनडीसी इसको हम बोलते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक काउंसिल बनाई गई थी 1952 में, जिस काउंसिल के तहत हमने स्टेट्स को पार्टिसिपेट करने की स्टेट्स की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमने ये काउंसिल बनाया था कि जब आप प्लान बनाओगे तो प्लान कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान बना रहा है जो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होगा, तो स्टेट्स क्या करेंगी फिर? तो स्टेट्स की बात रखने के लिए हमने एनडीसी बनाया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जहां पर हर कोई चीफ मिनिस्टर उसमें आता था और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती थी, और उसमें कुछ यूनियन मिनिस्टर्स भी होते थे। तो एनडीसी का एक रेजोल्यूशन पास होता है 1958 में, और एनडीसी क्या कहता है इस रेजोल्यूशन में? ये सेकंड 5 ईयर प्लान में होता है, और कहता है कि आपने जितनी भी कोऑपरेटिव लेजिस्लेशंस की है, यानी आपने जितने भी कोऑपरेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज बनाए हैं, उसमें जितने भी ऐसे लॉज हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फंक्शनिंग को, एक्सपेंशन को, डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं, उन सारे लेजिस्लेशंस को रिमूव कर दो। तो एनडीसी का रेजोल्यूशन 1958 क्या कहता है? restrictive features of existing cooperative legislation must be removed. So आपको याद रखना है एनडीसी रेजोल्यूशन कब आया था? 1958 में। अब इतने सारे डेवलपमेंट्स के बाद, इतने सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है अब मार्केटिंग सोसाइटीज का। तो 1900 से ज्यादा मार्केटिंग सोसाइटीज खोली जाती है, जिसमें स्टेट मार्केटिंग फेडरेशंस भी खोली जाती है। हर एक स्टेट में एक एक स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन खोली जाती है, और नेशनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन भी खोली जाती है सेंट्रल लेवल पर। तो नेशनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, आपने यहां देखा ना लिंकेज ऑफ क्रेडिट विद मार्केटिंग। तो मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपका प्रोड्यूस तो आ जाएगा, यानी फार्मर अपना क्रॉप तो उगा लेगा, हार्वेस्ट भी करेगा, लेकिन उसको बेचेगा कैसे? बेचने के लिए आपके पास मार्केटिंग सोसाइटीज होनी चाहिए। तो मार्केटिंग सोसाइटीज खोलने की बात हुई, 1900 से ज्यादा मार्केटिंग सोसाइटीज खुली। आपने देखा नेशनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी फेडरेशन खुलती है नेशनल लेवल पर, हर स्टेट पे स्टेट मार्केटिंग सोसाइटी खुलती है। तो ऐसे करते करते आपने देखा कि आपके 1960 से 61 यानी इन 2 सालों में आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऐसा एक्सपेंशन देखा कि लगभग कोऑपरेटिव सोसाइटीज 38% से ज्यादा बढ़ी। उसमें मेंबरशिप 98% से ज्यादा मेंबरशिप हुआ, और उनका टोटल वर्किंग कैपिटल यानी टोटल शेयर कैपिटल आपका 3 गुना बढ़ गया 1960-61 में। फाइन, सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द कॉन्शियस पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट implemented through these 5-year plans. The first 5-year plan में these were the developments, second 5-year plan में these were the developments. Tomorrow we'll discuss the next 5-year plans. I hope you enjoyed the session. Thank you so much. If you have any questions, आपको पता है कैसे हम तक क्वेश्चन पहुंचाने हैं, फाइन, और कंटिन्यूसली पढ़ते जाइए। 4 लेक्चर्स आपको डेली आते हैं, चारों देखिए, और आपका जो मैंने बेसिक्स करने को कहा है उसको भी देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।